पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को असाधारण जो जीत मिली है। दरअसल बीजेपी कुल 149 सीटों पर चुनाव लड़ी और 132 सीटें जीत गई, यानी कि स्ट्राइक रेट रहा 89%। इसी के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ भी पूरा हो। देखा जाए तो 1990 में बाल ठाकरे की शिवसेना के साथ छोटे भाई की हैसियत से 42 सीट जीतने वाली बीजेपी अकेले बहुमत के करीब पहुंच गई और बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव की शिवसेना मात्र 20 सीटों पर सिमट गई। हालांकि 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को अगर विधानसभा वार कन्वर्ट करें तो कांग्रेस ने 63 सीटें जीती थी और अब महज 16 सीटों पर सिमट गई। वहीं इसी हिसाब से बीजेपी 79 सीटों से बढ़कर 132 सीटों पर पहुंच गई। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति और खासकर बीजेपी की प्रचंड जीत के 5 बड़े फैक्टर थे। पहला, माझी लाड़की बहन योजना, जिसकी वजह से महिलाओं के वोट मिले। चुनाव से ठीक पहले महायुति की शिंदे सरकार ने जून 2024 में माझी लाड़की बहन योजना शुरू की। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से कम सालाना कमाई वाले परिवार की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं और जुलाई से अक्टूबर तक 2 करोड़ 34 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिला, जो कि कुल राज्य की महिला वोटर्स का लगभग आधा है। अब चुनाव के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने यह वादा किया कि अगर महायुति सत्ता में आती है तो योजना के तहत ये राशि 1500 से बढ़ाकर महीने की 2100 रुपए कर दी जाएगी। महायुति को उम्मीद थी कि लाड़की बहन योजना से महिलाओं का वोट हासिल करने में मदद मिलेगी। ऐसी ही योजना मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए कारगर साबित हुई थी। जहां कांग्रेस जीतती दिख रही थी, वहां अब महिला वोटर्स चुनाव में किंग मेकर का अपना असली रोल निभा रही थी। दूसरा फैक्टर था जमीन पर संघ का उतरना। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कई बार ऐसी खबरें चली थी कि बीजेपी और संघ के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। नतीजों में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। इस नतीजे को संघ बीजेपी के बिगड़े हुए संबंधों से भी जोड़कर देखा गया। इसके बाद हरियाणा चुनाव में संघ जमीन पर उतरा और बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल करके हैट्रिक मारी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए संघ जमीन पर उतरा था। हालांकि देखा जाए तो इस चुनाव में पूरे तरीके से संघ जमीन पर उतर आया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो वोटर वोट देने नहीं निकला उसे संघ ने बूथ तक पहुंचाया। संघ ने करीब 60,000 कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतारे और लगभग छोटी बड़ी मिलाकर 12,000 मीटिंग की। संघ ने सोसाइटी के अंदर ही कार्यकर्ताओं की अपनी टेबल कुर्सी लगवाई। संघ ने उन सीटों पर भी फोकस किया जहां बीजेपी का जीतना तय था। संघ जिस साइलेंट वर्कर की भूमिका के लिए जाना जाता है, वो इस चुनाव में पूरे तरीके से देखने को मिली। संघ ने बीजेपी के लिए हर तरह से वोट मांगे और ये चीज नतीजों में साफ दिखाई भी दी। अब तीसरा फैक्टर रहा, एमवीए लोगों को समझाने में फेल हो गई। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा बनाया, जो उनके फायदे में रहा, जिसके चलते बीजेपी 240 पर सिमट गई और कांग्रेस ने बढ़त के साथ 99 सीटें जीती। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस का एमवीए अलायंस नैरेटिव बनाने में कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई दिया। दरअसल चुनाव की शुरुआत में कांग्रेस ने संविधान को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यह मुद्दा विधानसभा में उस तरीके से नहीं चला जिस तरीके से यह लोकसभा में चला था। शायद कांग्रेस को यह समझना चाहिए था कि एक ही मुद्दा एक ही चुनाव में चलता है। हालांकि सोयाबीन, कपास, किसान और महंगाई का भी मुद्दा उठा था, लेकिन उसका फायदा केवल विदर्भ और वहां की कुछ अन्य सीटों पर ही कांग्रेस को मिला। और दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान एमवीए ने जो पकड़ बनाई थी, विधानसभा चुनाव में वो ढीली पड़ गई। एमवीए ने ना तो कोई नैरेटिव सेट किया और ना ही कोई मुद्दा उठाया। बस पूरे चुनाव में उन्होंने गद्दारी के नारे ही लगाए। अब चौथा फैक्टर था मराठा, जिसकी बजाय सभी छोटी बड़ी जातियों को लेकर चलने का बीजेपी का नैरेटिव। इस बार चुनाव में बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश की। बीजेपी ने प्याज के निर्यात पर शुल्क घटाने से लेकर बंजारा विरासत म्यूजियम बनाने तक के दांव चले। गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के एक दौर में बनाया गया बीजेपी का माधव फॉर्मूला उन्होंने इस चुनाव में जिंदा कर दिया। बीजेपी के माधव में माली, धनगर और वंजारी समुदाय आते हैं। ये तीनों ही समुदाय ओबीसी कैटेगरी में है।
बीजेपी ने इस चुनाव में मराठा को छोड़ दिया और बीजेपी ने इस चुनाव में ओबीसी कैटेगरी को पकड़ लिया, जिसको साधने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की। दरअसल अब मराठा आंदोलन खत्म हो गया और मनोज जरांगे पाटिल एक्सपास हो गए, तो ओबीसी में एकजुटता बढ़ गई। जो 2019 में दलित और मुस्लिम वोट एक मुश्त एक और पड़ा था, ऐसा इस बार नहीं हुआ और इसी का फायदा आगे जाकर मायावती को मिला। अब पांचवा और सबसे अहम फायदा था ज्यादा वोटिंग होना। जैसा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में 61.1% वोटिंग हुई थी, जो इस बार बढ़ गई। इस बार के विधानसभा चुनाव में करीब 66% वोटिंग हुई और एक्सपर्ट ये मानते हैं कि वोटिंग को बढ़ाने के लिए बीजेपी समेत महायुति अलायंस ने अपनी पुरजोर कोशिश की थी कि वोटिंग बढ़े, क्योंकि ज्यादा वोटिंग होने का फायदा महायुति या बीजेपी को होता आया है। बीजेपी, शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार के गुट ने सामूहिक तौर पर इतना प्रयास किया कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और जिसका फायदा उन्हें मिला भी। लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति केवल 1.5% वोट के अंतर से शिकस्त मिली थी। इस अंतर को महायुति ने पाट दिया और इस वजह से ज्यादा वोटिंग में उन्होंने ज्यादा वोट हासिल की। तो ये था महाराष्ट्र में महायुति के जीतने के पीछे की वजह, या कहिए कि एक तरीके से एक प्लानिंग थी। कहीं ना कहीं सुधांशु त्रिवेदी की वो बात मुझे याद आती है कि बीजेपी और उसके अलायंस को एंटी इनकम्बेंसी से रिकवर करना आता है। ये था महाराष्ट्र चुनाव जीतने का बीजेपी या महायुति का पूरा विश्लेषण, और ऐसे ही किसी फिर मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। नमस्कार, धन्यवाद।